हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपको देने वाले Hyundai की एक्स्टर AMT का डिटेल ड्राइव रिव्यू या डिटेल ड्राइव एक्सपीरियंस, जो आप इसे बोलना चाहें। इस पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर मैं 400-500 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ और दूसरा, मैं इस गाड़ी के ऊपर आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ, चाहे वो माइलेज टेस्ट हो, नाइट ड्राइव रिव्यू या फिर एक डिटेल्ड वॉक अराउंड हो। उसके अलावा आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसी है Hyundai की एक्स्टर चलने में, ये AMT ट्रांसमिशन कैसा है और कैसा इसका रिस्पांस है। पैडल शिफ्टर्स AMT के अंदर पहली बार आए हैं, तो इस गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स कैसा रिस्पांस देते हैं, और ओवरऑल आपको बताएंगे हर वो डिटेल जो आपको एक गाड़ी खरीदने से पहले जाननी ज़रूरी है। और आज बात करेंगे इस Hyundai एक्स्टर SX AMT की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को। और आपको पार्ट बाय पार्ट बताते हैं सभी अपनी नोटिंग्स पिछले 500 किलोमीटर की। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स की। थोड़ी बहुत धूप वगैरह आ रही होगी गाड़ी में, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऑल्दो गाड़ी की डैशबोर्ड और इंटीरियर्स की क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे दिख पा रही होगी, रिफ्लेक्शन वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। और अर्गोनॉमिक्स पे आ जाते हैं तो टिपिकल Hyundai कार है, अर्गोनॉमिक्स में कोई खास उतना इशू नहीं है। यहाँ आप देखेंगे पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, ORVM एडजस्टमेंट, ORVM फोल्डिंग और विंडो लॉक। इस साइड अगर बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर। राइट साइड में आपको मिलते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के ऊपर क्रूज कंट्रोल और MID रिलेटेड बटन्स। लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं मीडिया रिलेटेड बटन्स। स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी कुछ ऐसी आ रही है, जो कि ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन की वजह से उतनी ज़्यादा विजिबल आपको कैमरा में नहीं हो पा रही है। उसके अलावा बात करें तो आपको म्यूज़िक सिस्टम पे फिज़िकल कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आजकल एक काफ़ी रेयर चीज़ है और इजी रहता है म्यूज़िक सिस्टम को चलाना। बाकी फ़ीचर लोडेड तो है ही। उसके अलावा ऑटो AC, नीचे आपको टाइप C और USB दोनों ही तरह के सॉकेट्स मिलते हैं। वायरलेस चार्जर नहीं आता है और ये AMT ट्रांसमिशन। ऊपर देखेंगे तो लाइट्स और सनरूफ के कंट्रोल्स, बाकी मैनुअल IRVM दिया गया। तो अर्गोनॉमिक्स के अंदर अगर बात करते हैं तो अर्गोनॉमिक्स के अंदर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है इस गाड़ी के अंदर, और सभी चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं विजिबिलिटी। तो सबसे पहले आते हैं अपने ORVMs। तो ORVMs का साइज़ गाड़ी के हिसाब से ठीक है और ORVMs के रिगार्डिंग आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। उसके अलावा अब देखेंगे तो फ्रंट में आपको बोनेट विजिबल रहता है, ऑल्दो 100% नहीं, बट जितना टिपिकल SUV टाइप डिज़ाइन गाड़ियों में विजिबल रहता है उतनी ही विजिबिलिटी इसके अंदर भी है, जो कि है 70 to 80%। प्लस गाड़ी के अंदर सीट हाइट एडजस्ट आता है, तो आप सीट को और ज़्यादा हाइट पे रख के और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ड्राइव कर सकते हैं इस गाड़ी को। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने IRVM की तरफ। तो IRVM का साइज़ ठीक ठाक है और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। रेयर व्यू अपना पूरा कवर्ड रहता है। अब एक बार गाड़ी को ले लेता हूँ हॉल्ट पे, हज़ार्ड लैम्प्स कर देते हैं ऑन और दिखा देते हैं आपको इसके रिवर्स कैमरा की क्या रेटिंग है, क्या रिस्पांस है। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन वगैरह को अगर इग्नोर करें तो रिस्पांस ठीक ठाक है और ओवरऑल इससे काम चल जाता है। बाकी विजिबिलिटी के हिसाब से बात करें तो उतना बुरा कैमरा इस गाड़ी का नहीं है। अब दोस्तों हज़ार्ड लैम्प कर देते हैं बंद और ड्राइव को करते हैं कंटिन्यू। अर्गोनॉमिक्स की बात हो गई, विजिबिलिटी की बात हो गई, ड्राइविंग पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी कंफर्टेबली मैं यहाँ बैठा हूँ और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक है आगे की सीट्स पे। पीछे की सीट्स की बात करिए अपने वॉक अराउंड के अंदर, तो आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि बैक सीट रिस्पॉन्स कैसा है। बाकी ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ड्राइविंग पोजीशन लेने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। सीट्स के अंदर हाइट एडजस्ट दिया गया और स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट एडजस्ट दिया गया है। तो टिपिकल ड्राइविंग पोजीशन अगर आप एक हैच या एक सेडान से आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग लगेगी। बाकी अगर आप घर में कोई एक बड़ी SUV भी रखते हैं तो ये आपकी सेकेंडरी छोटी कार बन सकती है, जिसमें आपको एक अच्छी खासी SUV टाइप विजिबिलिटी देखने को मिलती है और थोड़ी सी जजमेंट ईजी रहती है न्यू ड्राइवर्स के लिए या फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स के लिए। तो उनके लिए भी ये गाड़ी एक अच्छा पॉइंट बन सकती है। चलिए अब चलते हैं अपने ड्राइविंग पार्ट की तरफ। तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है इस एक्स्टर को और पार्ट बाय पार्ट आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें किस तरह से रखी गई हैं इस गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो कि
अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस होती है एक गाड़ी के अंदर, वो होती है अपना इंजन। तो इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन देखने को मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कापा सीरीज़ का इंजन Hyundai का, जो कि शेयर किया जाता है Hyundai की ही नियोस, ऑरा, i20, वेन्यू और किया की सोनेट के साथ। तो आप देखेंगे तो ये इंजन काफ़ी सारी गाड़ियों में सर्व कर रहा है। तो मतलब इंजन के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है, अदरवाइज़ प्रीमियम गाड़ियों के अंदर ये इंजन सर्व नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंजन की पावर कैसी है। तो पावर 83 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क आपको इस इंजन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि ऑन पेपर बात करें या ऑन स्टेयरिंग बात करें, आपको पावर और पिकअप और परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, अनटिल एंड अनलेस आप टर्बो इंजन से आ रहे हैं या टर्बो इंजन चला चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कोई ड्राइव मोड्स आते हैं गाड़ी के अंदर, तो आपको बता दूं इस गाड़ी के अंदर आपको कोई ड्राइव मोड्स ऑफ़र नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई टेरेन मोड्स ऑफ़र किए जाते हैं। नॉर्मल चलाने के हिसाब से गाड़ी ठीक ठाक है, और सिटी यूज़ के हिसाब से ये जो AMT आप देख रहे हैं, इस तरह के ट्रैफिक में अगर आपको डेली निकलना पड़ता है तो डेफिनेटली कन्वीनियंस को एडअप कर देता है। अब ट्रांसमिशन की तरफ जा ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि ट्रांसमिशन के अंदर एक चीज़ Hyundai ने खास करी है, जो कि है ये पैडल शिफ्टर्स। पैडल शिफ्टर्स AMT के साथ पहली बार किसी गाड़ी में दिए गए हैं और एक्स्टर के अंदर ही वो फर्स्ट एंड सेगमेंट चीज़ हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों पैडल शिफ्टर्स का क्या यूज़ है या क्या फ़ायदा है, या कहाँ ये पैडल शिफ्टर्स आपके काम आएंगे, या फिर सिर्फ एक फ़ीचर लिस्ट गिनवाने को Hyundai ने इस फीचर को ऐड कर दिया है। तो दोस्तों ये पैडल शिफ्टर्स डेफिनेटली आपके काम आएंगे। और काम कहाँ आएंगे, बेसिकली दोस्तों AMT ट्रांसमिशंस एंट्री लेवल अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं, जो कि मैनुअल का ही ऑटोमेटेड वर्जन होता है, और AMT की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो उतने ज़्यादा आपको बढ़िया रिस्पॉन्स ये नहीं देते हैं एज एन ऑटोमेटिक, ये मैनुअल को ही और थोड़ा बेहतर वे में सर्व करके आपको दिए जाते हैं, इसीलिए ये उतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। बट महंगी गाड़ियों में या प्रीमियम गाड़ियों में आपको कभी भी AMTs देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि AMT ख़राब गियरबॉक्स है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। AMTs ठीक ठाक गियरबॉक्स हैं, ठीक ठाक अपना काम कर देते हैं, माइलेज में भी अच्छे रहते हैं और प्राइस में भी इफेक्टिव रहते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और यहाँ पे एक्स्टर के साथ एक चीज़ Hyundai ने बहुत अच्छी करी, वो है ये पैडल शिफ्टर्स। अब कैसे अच्छी करी, कहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ ये चीज़ें आपके काम आएंगी, तो वो चीज़ आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों AMTs के अंदर जनरली ट्रांसमिशन में थोड़ा सा लैग ज़रूर होता है, और अगर आप पहाड़ों वगैरह पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां गाड़ी को थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ रहा है और आपका गियर बॉक्स एक AMT होने के कारण बार बार नेक्स्ट गियर पे शिफ्ट कर दे रहा है, मे बी सेकेंड या मे बी थर्ड, बट इंजन को रिक्वायरमेंट है एक लोअर गियर की जहाँ पे आपको ज़्यादा RPM और ज़्यादा पावर सर्व कर पाए, तो वहाँ पे आपके तुरंत काम आ जाते हैं ये पैडल शिफ्टर्स। आप एकदम एक क्लिक ऑफ अ बटन में डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, आपको गियर नॉब पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल मोड को भी आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं, और हिल्स वगैरह की ड्राइविंग में जहाँ पे RPM थोड़े हाई रखने होते हैं या गियर्स को अपने कंट्रोल में रखना होता है ड्राइवर को, वहाँ पे ये पैडल शिफ्टर्स एक बहुत ही बढ़िया काम कर देते हैं। और बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे Hyundai ने AMTs के साथ ऐड ऑन कर दी है इन पैडल शिफ्टर्स को। अब दोस्तों ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया आपको, समझा दिया आपको। नेक्स्ट बारी आ जाती है इंजन ट्रांसमिशन की पेयरिंग कैसी करी गई है। तो दोस्तों इंजन ट्रांसमिशन की पेयरिंग में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये टिपिकल सिटी कार है, और सिटी के हिसाब से, सिटी में चलने के हिसाब से गाड़ी की चाहे डायमेंशन हो, चाहे पावर हो, चाहे गियर बॉक्स हो, किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। और Hyundai के साथ एक प्रीमियम फील, टच एंड फील की मैं बात कर रहा हूँ तो हमेशा आपको मिलती ही मिलती है। मैं भी पहले एक Hyundai यूज़र था, तो Hyundai की क्वालिटी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मारुति से ऊपर ही रहती है। तो यहाँ पे भी Hyundai ने एक काफ़ी अच्छा काम करा है एक एस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर ऐसा AMT पेयर करके, एक अच्छे इंजन के साथ और साथ ही एक अच्छी माइलेज और अच्छे फीचर्स के साथ। तो ओवरऑल अगर आप एक AMT में गाड़ी देख रहे हैं, स्पेशली इस सेगमेंट के अंदर इसकी एक ही कॉम्पिटिटर है पंच, और उसके AMT से अगर इसे कंपेयर करूं तो दोस्तों स्ट्रेट एक तो वो 3 सिलेंडर का इंजन है, प्लस वहाँ पे आपको टाटा की सर्विस झेलनी पड़ेगी, और इन सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे।
अब इच्छा आपकी है कि आपको क्या चुनना है क्या नहीं। ऑब्वियसली सेफ्टी वहाँ पे थोड़ी सी अपर हैंड पे रहती है, ऑल्दो Hyundai ने भी अब इस गाड़ी से ही स्टार्ट किया है कि हर वेरिएंट के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। अब आप 5 स्टार के ठप्पे के ऊपर जाना चाहते हैं या फिर प्रॉपर आपकी एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के लोडेड वेरिएंट्स के साथ जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंच एक बेकार गाड़ी है, बट ये गाड़ी भी कंसिडर करना डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऑप्शन Hyundai ने यहाँ पे ऑफर कर दिया है। अब इंजन ट्रांसमिशन पेयरिंग के बारे में आपको बता दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने स्टेयरिंग के ऊपर। तो दोस्तों स्टेयरिंग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ड्राइव के अंदर, और स्टेयरिंग रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। Hyundai इसके स्टेयरिंग जनरली उतने ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, और ये भी टिपिकल Hyundai का स्टेयरिंग है। रिस्पॉन्स फीडबैक ठीक ठाक है, बहुत अच्छा ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाई स्पीड्स पे हाईवे के अंदर अगर आप इसे चलाते हैं तो उतना ज़्यादा वेट ये स्टेयरिंग नहीं एडअप करता है। बट जैसा कि मैंने बोला, ये एक टिपिकल सिटी कार है, तो सिटी के हिसाब से आपको स्टेयरिंग को चलाने में, पार्क करने में, गाड़ी को यूज़ करने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। स्टेयरिंग के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों क्लच तो इसमें है नहीं, ड्राइव मोड्स वगैरह आपको बता दिया है नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपना कंफर्ट। तो सस्पेंशन सेटअप की बात करते हैं। तो दोस्तों सस्पेंशन सेटअप इस गाड़ी के जो ट्यून्ड है वो सिमिलर टू नियोस एंड ऑरा हैं, और ये गाड़ी ज़्यादा आपको कंफर्ट की साइड पे देखने को मिलती है। यहाँ पे स्टिफनेस वाला पार्ट उतना ज़्यादा नहीं रखा गया है। आप देखेंगे इस टाइम आपको मूवमेंट दिख रही होगी कैमरा में, और ओवरऑल मूवमेंट की भी बात करें तो दोस्तों कंफर्ट ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ऑल्दो अगर आप 5 पैसेंजर के साथ फुल लोड पे इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा बैठ चुके हैं। और अगर आप टायर्स बड़े डलवाना चाहते हैं, जो कि आजकल काफ़ी लोगों का शौक है अपनी गाड़ी में बड़े टायर्स डलवाना, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन सस्पेंशन का कंप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। बाकी एक नॉर्मल यूज़र की बात करें, एक फैमिली यूज़र की बात करें, तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि आपको कंफर्ट पूरा देखने को मिलेगा, बट अगर कंफर्ट और स्टिफनेस का प्रॉपर बैलेंस बनाया जाता तो आपको थोड़ा सा और बेहतर रिस्पांस देखने को मिलता हाई स्पीड स्टेबिलिटी के अंदर। टिपिकल सिटी के हिसाब से बनाई गई है गाड़ी, और वहाँ पे ये अपना काम परफेक्टली कर लेती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने कंफर्ट के बाद, सस्पेंशन के बाद कुछ और पॉइंट्स की, जो कि सस्पेंशन सेटअप से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि हैंडलिंग। तो दोस्तों सस्पेंशन क्योंकि कंफर्ट की तरफ ट्यून्ड है, तो गाड़ी की हैंडलिंग उतनी ज़्यादा स्पोर्टी या बोलूँ उतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रह सकती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अब गाड़ी के सस्पेंशन अगर कंफर्ट की तरफ ट्यून्ड होते हैं या फिर गाड़ी आपकी सिटी की तरफ ट्यून्ड होती है, तो फिर आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में अगर चलाएंगे तो उतना ज़्यादा कंट्रोल या फिर स्टेबिलिटी आपको फील नहीं होगी। ओवरऑल 80-100 की स्पीड तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, और इतने ही परमिसिबल लिमिट्स हैं हमारे इंडियन हाईवेज़ के अंदर। बट उससे अलग अगर हम बात करते हैं, उससे ऊपर की स्पीड्स पे अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली स्टेबल फील नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं माइलेज की। तो दोस्तों वैसे तो एक माइलेज टेस्ट दिया है आपको इस गाड़ी के ऊपर, और इसमें कोई ड्राइव मोड्स वगैरह नहीं आते, बट स्टिल आपको बता दूँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे नोन की है ये गाड़ी, और उस हिसाब से मैंने यूज़र रिव्यू भी लिया है। गाड़ी आप देखेंगे ऑलरेडी 8600 किलोमीटर चल चुकी है, और जब मैंने वॉक अराउंड का वीडियो बनाया था तब ये गाड़ी 4000 समथिंग चली थी। तो इन 8600 में से अगर 400 मैंने भी चलाई होगी तो बाकी 8000 किलोमीटर इसके एक्चुअल ओनर ने चलाई है। और उनका फीडबैक माइलेज को लेके कुछ इस तरह से है कि उन्हें दिल्ली फरीदाबाद रन में इसकी माइलेज मिल रही है अराउंड 17-18 के आसपास, और एक्चुअल हाईवे पे अगर लॉन्ग ट्रैवल इस गाड़ी को लेके किया जाता है तो 20 प्लस की माइलेज इस गाड़ी की निकल आती है। अब माइलेज फिगर्स की बात करें तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत वाली माइलेज फिगर्स नहीं है, और ठीक ठाक रिस्पॉन्स है माइलेज का अगर बात करते हैं। बाकी अभी आगे एक टर्न आने वाला है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी हाई स्पीड स्टेबिलिटी और टर्न पे कंफर्ट दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है, तो दोस्तों गाड़ी के अंदर फीचर्स कैसे हैं और
फिट एंड फिनिश फील कैसी है। तो दोस्तों वैसे तो इसका आंसर आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि बीइंग अ Hyundai अपनी गाड़ियों के अंदर फिट एंड फिनिश से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स छोड़ता नहीं है। अब आप देखेंगे 50-55 की स्पीड पे इतना शार्प टर्न मैं ले रहा हूँ, तो दोस्तों कंफर्ट की तरफ ट्यून्ड होने की वजह से सस्पेंशन थोड़ा सा बॉडी रोल गाड़ी के अंदर फील हो रहा है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आ रही है। और इवन अगर मैंने ब्रेकिंग ली गाड़ी को इतनी स्पीड में टर्न करते हुए, तो आप देखेंगे गाड़ी प्रॉपर पूरी तरह से सही तरह से रुक रही है। तो यानी कि ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी सही है, और जो बॉडी रोल वाली बात मैंने आपको बताई थी वो भी आई होप आपको लाइव ऑन कैमरा दिख गई होगी। अब एक बार ब्रेकिंग दिखाने की कोशिश और करता हूँ। गाड़ी है 50 की स्पीड पे, और यहाँ आप देखेंगे मैंने सडन ब्रेकिंग नहीं ली है, सिर्फ स्लाइड ब्रेकिंग के हिसाब से बात करें। फ्रंट में आती हैं डिस्क ब्रेक्स, रेयर में आती हैं ड्रम ब्रेक्स, और ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इस गाड़ी की पावर के हिसाब से और रिस्पॉन्स के हिसाब से जस्टिफाइड है। उसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों फीचर्स में गाड़ी में सभी चीज़ें जो इस सेगमेंट के अंदर दी जाती हैं, और इवन कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट चीज़ें दे दी गई हैं। Hyundai कभी भी फीचर्स को लेके अपनी किसी भी गाड़ी में पीछे नहीं रहता है, तो फीचर्स के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट आ जाते हैं अपने MID की तरफ या फिर मिड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की तरफ। तो दोस्तों ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है आप देखेंगे। इस टाइम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, और करंट ट्रिप, सिंस रीफ्यूलिंग और सिंस लास्ट रीसेट। अब माइलेज की डिटेल्स आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर एक और सरप्राइजिंग चीज़ थी। जब मैंने माइलेज टेस्ट बनाया था, ये गाड़ी जितनी माइलेज ऑन मीटर दिखाती है उससे ज़्यादा माइलेज दे रही होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 का डिफरेंस आता है। अब क्योंकि अभी मैं इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा हूँ और टेस्टिंग के तरीके से चला रहा हूँ, तो ये कुछ माइलेज फिगर्स आ रही हैं। अब दोस्तों आ गए अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और वो है इस गाड़ी के NVH लेवल्स। तो दोस्तों एक सिटी कार ऑलमोस्ट 80 की स्पीड तक ट्रैवल करती है, और 80 की स्पीड तक अगर आपको बताऊं तो इंजन 1.2 लीटर 4 सिलेंडर है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, टिपिकल Hyundai इंजन है। और अगर आप एक हल्के पैर से इस गाड़ी को चलाते हैं तो RPMs भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाते हैं, तो इंजन नॉइज़ नहीं आती है, किसी भी तरह की वाइब्रेशन और हार्शनेस इंजन से नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं टायर्स की तरफ। तो दोस्तों टायर्स की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है रोड या रोड कंडीशंस के ऊपर, तो वहाँ पे भी हम गाड़ी को ब्लेम नहीं कर सकते। ओवरऑल जितना मेरा एक्सपीरियंस है 80 की स्पीड के आसपास तक ऐसा कुछ नहीं होता है, बट शर्त ये है कि सभी चीज़ें आप चला रहे हो आराम से, प्यार से, क्योंकि AMTs परफॉर्मेंस के हिसाब से तो रखी नहीं जाती हैं। AMTs होती हैं जनरली प्यार से, कन्वीनियंस से अपनी गाड़ी को चलाने के हिसाब से। अब क्योंकि हम टर्न ले ही रहे हैं, तो एक चीज़ और नोट करिएगा, टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इजीली टाइट पार्किंग स्पेसेस में भी गाड़ी फिट आ जाती है। और अगर आपको कहीं यू टर्न लेना पड़ता है तो वहाँ भी आपको ये गाड़ी परेशान नहीं करती है। अब हम बात कर रहे थे NVH लेवल्स, तो हमने अपनी इंजन नॉइज़ की बात कर ली थी, टायर नॉइज़ की बात कर ली थी, लास्ट आ जाती है विंड नॉइज़। तो दोस्तों विंड नॉइज़ गाड़ी के अंदर 80 से ऊपर की स्पीड में ज़रूर बनती है, बट 80 की स्पीड तक कोई ख़ास विंड नॉइज़ नहीं है। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं बाहर के मिरर और अपने बॉडी के बीच में, इस एरिया से थोड़ी सी विंड कटती है, और वो नॉइज़ आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये तो वो बात हो गई कि आप गाड़ी को जिस यूसेज के लिए गाड़ी बनी है उसी तरीके से चला रहे हैं, और प्रॉपर आप आराम से अपनी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा। नो मैटर वो नॉइज़ हो, वो वाइब्रेशन हो, किसी भी तरह से हो। हार्शनेस पेट्रोल इंजन्स के अंदर वैसे भी नहीं होती है। बट अब हर बंदा या हर सिचुएशन, हर कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप अपनी गाड़ी को प्यार से या आराम से चलाएं। तो अग्रेसिवली अगर आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, या जैसे मान लेते हैं हम पहाड़ों में चल रहे हैं, तो RPMs थोड़े से हाई रखने पड़ते हैं, गियर्स थोड़े से लोअर रखने पड़ते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली इंजन नॉइज़ भी आएगी गाड़ी के अंदर, हल्की फुल्की वाइब्रेशन भी आएगी गाड़ी के अंदर, और हार्शनेस तो तब भी नहीं आएगी। प्लस 80 की स्पीड्स वगैरह जैसे ही आप क्रॉस कर देंगे, या स्पेसिफिकली अगर सीमेंट वाले एक्सप्रेसवेज पे आप जाते हैं, तो आपको टायर नॉइज़ भी मिलेगी, और विंड नॉइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया आपको आएगी ही आएगी। अब एक बार आपको 0 to 100 करके दिखा देता हूँ
जिससे आपको थोड़ा सा NVH लेवल्स का भी आइडिया मिलेगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस का भी आइडिया मिलेगा। और ये एक AMT गियरबॉक्स है, तो AMT गियरबॉक्स कभी भी आपको लैग फ्री रिस्पॉन्स नहीं देता है, हमेशा आपको गियर शिफ्ट्स फील होते हैं और पता लगते हैं। तो एक बार आपको दिख पा रहा होगा ये स्पीडोमीटर, ऑल दो थोड़ी सी धूप हो रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है इसके NVH लेवल्स का, परफॉर्मेंस का और ट्रांसमिशन का। ऊपर आप गियर भी देख पा रहे हैं जो कि इस टाइम है D1। छः 6300 RPM तक गई गाड़ी। और ये स्पीड हो गई 100 की। तो दोस्तों 0 to 100 आपने देख लिया। और नॉइज़ कितनी आई, वाइब्रेशन कोई ख़ास नहीं आई ऑनेस्टली आपको बताऊं तो। रिस्पॉन्स सभी चीज़ों का आपके सामने है, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। आपने भी ऑडियो सुना और मैंने भी ऑडियो सुना। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो रिफाइनमेंट लेवल्स गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं और काबिल तारीफ़ हैं। और कॉम्पिटिटर्स से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बेहतर ही निकल के आते हैं। बाकी दोस्तों स्टिल अगर आपके कोई डाउट रह गए हों एक्स्टर के लेके या फिर किसी भी और गाड़ी को लेके जो कि मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और गाड़ी का रिव्यू करूँ आपके लिए जिसका रिव्यू मैंने अभी तक नहीं करा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जाके लिख सकते हैं और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।